एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर का नेम है कॉलोनिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव मीनिंग ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अर्थ बताइए। एंड व्हाट सर्कमस्टेंसेस वर फेवरेबल फॉर द स्प्रेड ऑफ इम्पेरियलिज्म। और साम्राज्यवाद को फैलाने में क्या क्या परिस्थितियां अनुकूल रहीं, इनके बारे में डिस्कस कीजिए। जो फर्स्ट है हमारा वो है इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद किसे कहते हैं? व्हेन अ कंट्री ऑक्यूपाइज अनदर कंट्री और एनी एरिया ऑफ द अदर कंट्री इट इज कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। बच्चों देखो, जब एक देश दूसरे देश पर अपना अधिकार कर लेता है या उस देश के किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है तो उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? द इम्पेरियलिज्म कंट्री एस्टेब्लिश देयर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल ऑन द कन्क्वेर्ड रीजन। जो उपनिवेशवाद होता है, जो उपनिवेशक जो कंट्री देश होते हैं वो अपना प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो जीता हुआ एरिया होता है, जीता हुआ जो क्षेत्र होता है उस पर शासन करते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। उसी को हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। या हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि एक देश जब दूसरे देश को अपना शासन करता है और उसे गुलाम बना लेता है, अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर रूल रेगुलेशन चलाता है, तो हम उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। आफ्टर दिस द कॉलोनी वाज एक्सप्लॉइटेड। जब वो अपना रूल्स वहाँ पर चलाता है, जिस देश क्षेत्र पर वो कन्क्वायर करता है, जीत हासिल करता है, वहाँ पर शोषण करने लग जाता है एवरी वे, किसी भी तरीके से इट्स इकोनॉमी इंटरेस्ट, ताकि उसको आर्थिक लाभ हो सके। वहाँ पर पैसे से उसे बेनिफिट होना चाहिए, भले ही वहाँ के लोगों के साथ कितना भी शोषण करना पड़े। दिस पॉलिसी इज कॉल्ड कॉलोनिज्म। इसी नीति को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है कंडीशंस कंड्यूसिव टू द स्प्रेड ऑफ इम्पेरियलिज्म। क्या क्या जो साम्राज्यवाद था उसको फैलाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए कौन सी जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल रहीं। द यूरोपियंस कंट्रीज एडोप्ट द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलाइजेशन एंड कॉलोनिज्म। जो यूरोप की जो कंट्रीज थी उन्होंने नीति अपनाई साम्राज्यवाद की और उपनिवेशवाद की, जिसके थ्रू दे कॉलोनाइज्ड द वीक एंड पुअर कंट्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द एशिया एंड अफ्रीका। जो यूरोप के बहुत सारे देश थे उन्होंने एक नीति अपनाई साम्राज्यवाद की और उपनिवेशवाद की। उसके थ्रू वो उस देश के किसी क्षेत्र पर या उस देश पर कब्जा करते थे जो बहुत गरीब होते थे, जो बहुत कमज़ोर होते थे, जैसे कि एशिया और अफ्रीका। द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और इसके लिए कई सारी जो परिस्थितियां हैं हम बता सकते हैं कि हो सकती थी, जिसमें कि फर्स्ट है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप कंट्रीज। यूरोप के जो देश थे उनमें औद्योगिक क्रांति आई थी। उसके लिए उन्हें नीड फॉर मार्केट फॉर ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल। जो औद्योगिकरण वहाँ पर हुआ था उसके लिए उन्हें कच्चे माल की आवश्यकता थी, बाज़ारों की आवश्यकता थी, ताकि वो अपना जो प्रोडक्ट है वहाँ पर बेच सकें। जो सेकंड पॉइंट है वो है द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल। और जो पूंजी थी उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करते, ये उनको वहाँ पर समस्या आई। नंबर थर्ड जो है इजी
एसेस बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और वो चाहते थे कि हमें कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन भी हमें मिले, इसीलिए वो दूसरे देशों पर अधिकार करने लगे। नंबर 4 जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस मिशनरीज, और जो ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो था, इसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प रही वो रही क्रिश्चियन मिशनरीज की। वो इस धर्म का प्रचार करते थे, ब्रिंगिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू योर कंट्री, क्योंकि वो दूसरे देशों से इंफॉर्मेशन वो लाते थे। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म, कट्टरपंथी राष्ट्रवाद, या हम बोल सकते हैं उग्र राष्ट्रवाद। उनकी क्या थिंकिंग होती थी, मेक योर नेशन द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। जो साम्राज्यवाद जो देश होते थे वो दूसरे देशों पर कंट्रोल करते थे, क्योंकि उनकी सोच होती थी कि हम अपने देश को या अपने क्षेत्र को सबसे पावरफुल बनाएं, सबसे बड़ा क्षेत्र बनाएं। नेक्स्ट जो हेडिंग है सिविलाइजेशन कैंपेन, सिविलाइज्ड एंड वांटेड टू, और वो एक सभ्यता का जो सभ्यताओं का वो अभियान था उसे चलाना चाहते थे। क्रिश्चियन नेशंस कंसीडर्ड, जो क्रिश्चियन नेशन थे, ईसाई जो देश थे, वो समझते थे कि अपने आप को वो समझते थे कि हम लोगों को सिखाएंगे, हम लोगों को सभ्यता सिखाएंगे, दूसरे देशों को उन्हें सभ्य बनाएंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग है कंडीशंस वर फेवरेबल इन एशिया एंड अफ्रीका, उनके हिसाब से जो एशिया और अफ्रीका था वो बहुत फेवरेबल हुआ, क्योंकि वो वीक था और इकोनॉमिक रूप से भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। बिकॉज द कंट्री हैव वर पुअर मिलिट्री, क्योंकि उनके पास इतनी फोर्सेस नहीं थी और बैकवर्ड था वो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू इंडिया, भारत के संदर्भ में बताइए द कॉलोनियल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना जो उपनिवेशवाद था उसको कैसे विकसित किया, हमारे भारत में आकर उन्होंने कैसे कब्जा किया। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलोनियल एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस इन इंडिया, भारत में आकर जो उन्होंने अपनी कॉलोनियाँ बनाई इंग्लैंड ने और फ्रांस ने, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है एज फॉलोज। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए थे हमारे भारत में व्यापार की दृष्टि से कि व्यापार हम करेंगे, फिर इंग्लिश आए थे एंड देन फ्रेंच पीपल, और सबसे बाद में फ्रांस के पीपल आए थे, केम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग ट्रेड विद इंडिया। वो इस पर्पस से हमारे देश में आए कि हम भारत के साथ अपना व्यापार करेंगे। फॉर समटाइम्स, कुछ समय द पोर्टुगीज एंड द डच डिड ट्रेड इन इंडिया, पुर्तगालियों ने और डच मीन्स जो डेनमार्क के व्यक्ति होते थे उन्हें डच हम बोल सकते हैं, जो पुर्तगाली और डच होते थे उन्होंने कुछ दिन तक हमारे भारत में ट्रेड किया, व्यापार किया। बट इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, लेकिन 18वीं शताब्दी के शुरू में देयर पावर्स इन इंडिया वीकन, उनकी जो शक्तियाँ थी वो कमज़ोर होने लगी। नाउ ओनली द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच रिमेन्ड इन इंडिया, अब जो हमारे भारत में नियंत्रण पा चुके थे वो ब्रिटिश और फ्रांस थे। फ्रांस और ब्रिटिश जो था वो हमारे देश में पावरफुल बन चुके थे। देयर वॉज अ स्ट्रगल बिटवीन दीज टू पावर्स टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस इन इंडिया। अब इन दोनों में संघर्ष होने लगा, इन दोनों के बीच, कि सबसे ज़्यादा हम अब भारत पर हम प्रभुत्व बनाएंगे। फ्रांस सोचता था कि हम भारत पर अपना प्रभुत्व जमाएंगे और इंग्लैंड सोचता था कि हम अपना पावरफुल हम बनेंगे भारत में। ब्रिटिश विक्ट्री ओवर इंडिया, और लास्ट में ब्रिटिश पावरफुल रहा। फ्रॉम 1744 से लेकर 1763 तक द ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच, ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया। इन द 3 कार्नेटिक वार्स एस्टेब्लिश देयर मोनोपोली ऑन द इंडिया ट्रेड। कर्नाटक के युद्ध में 3 बार फ्रांस को हराया ब्रिटिश ने और अपना मोनोपोली, अपना एकाधिकार स्थापित कर दिया, और ताकि वही भारत पर व्यापार कर सके, भारत पर कंट्रोल कर सके। इन दिस
इस पर द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड पावर इन इंडिया बाय डिफीटिंग द नवाब्स ऑफ बंगाल। और जो ब्रिटिश की पावर थी वो और भी बढ़ती चली गई जब उन्होंने बंगाल के जो नवाब थे उनको हराया। बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में नवाब को हरा दिया 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हुई और हमारे जो नवाब थे बंगाल के उनकी हार हुई। एंड द बैटल ऑफ प्लासी इन और उसके बाद जो युद्ध हुआ वो 1764 में हुआ। उसके बाद 1765 में दे गोट द दीवानी राइट ऑफ बंगाल। अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को बंगाल की दीवानी का जो अधिकार था वो मिल गया। बिहार एंड उड़ीसा, फिर उन्होंने बिहार और उड़ीसा पर भी कंट्रोल कर लिया। आफ्टर बंगाल के बाद द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर बाय डिफीटिंग टीपू सुल्तान। अंग्रेज शांत नहीं बैठे। फिर इसके बाद उन्होंने मैसूर का एक बहुत बहादुर लीडर थे टीपू सुल्तान, उनको भी हरा दिया 1799 में। 1799 ईडी में उन्हें भी हरा दिया। देन दे क्रस्ड द मराठास पावर। उसके बाद अंग्रेजों ने मराठा की जितनी भी शक्तियां थी उनको हरा दिया। आफ्टर द कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, और फिर सिंध पर अपना अधिकार कर लिया 1843 में, 1843 में। एंड पंजाब भी उनके अंडर में ही हो गया ब्रिटिश के। एंड लॉर्ड डलहौजी इन 1849 एडी कॉलोनियल रूल ऑफ इंग्लैंड। और जो लॉर्ड डलहौजी नाम का जो एक अंग्रेज था उसने अपनी जो कॉलोनीज थी, जो कोठियाँ थी, वो स्थापित कर दी यहाँ पर और इंग्लैंड का रूल करने लगे वो यहाँ पर। इंग्लैंड वाज एस्टेब्लिश ओवर ऑलमोस्ट ऑफ द इंडिया। लगभग सारे भारत पर ही इंग्लैंड ने अपना नियंत्रण कर लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है फ्रेंच कॉलोनीज इन इंडिया। फ्रांस ने किस तरह से हमारे भारत पर नियंत्रण किया। द मेन फ्रांस कॉलोनीज इन इंडिया, जो उन्होंने कोठियाँ बनाई अपनी, वो बनाई थी मेनली पुडुचेरी में, चंद्रानगर में और मॉरिशस में, माही में, इट्सेट्रा में। जो फ्रांस था उन्होंने इन जगहों पर अपना नियंत्रण कर लिया और कोठियाँ बना ली। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांस एस्टेब्लिश इट्स सेटलमेंट एट द प्लेस ऑफ पौंडीचेरी। सबसे पहले जो फ्रांस ने अपनी कोठी बनाई वो बनाई थी 1674 में पुडुचेरी में। एंड मेड पुडुचेरी इट्स इंडिया कैपिटल ऑफ द सेटलमेंट। और भारत की राजधानी पुडुचेरी को बनाया गया फ्रांस के द्वारा। आफ्टर दिस, इसके बाद फ्रेंच सेटलमेंट्स वर एस्टेब्लिश इन चंद्रानगर में फिर उन्होंने कोठी स्थापित की। फ्रेंच कंपनी इन 1721 एडी आल्सो कैप्चर्ड मॉरिशस। और इसके बाद 1721 में उन्होंने मॉरिशस पर अपनी कोठी बनाई, मॉरिशस में अपनी कोठी बनाई इन 1725 में। सेटलमेंट वर एस्टेब्लिश एट माही। और 1725 में उन्होंने माही पर अपनी कोठी बनाई, मालाबार कोस्ट पर। एंड इन 1739 एट कालीकट, और कलकत्ता में, जिसे कि जब वो अंग्रेज होते थे वो कैलीकट बोलते थे। 1739 में उन्होंने कैलीकट में अपनी कोठी बनाई। फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कंट्रीज टुक पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ इम्पेरियलिज्म इन अफ्रीका, राइट अबाउट देम। जो साम्राज्यवाद था, जो साम्राज्यवादी जो देश थे, उन्होंने अपनी जो वृद्धि थी अफ्रीका में, किस तरह उन्होंने अपना नियंत्रण करा, किस तरह उन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ाया अफ्रीका में। अफ्रीका इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। द यूरोपियन कंट्रीज हैड लिटिल नॉलेज अबाउट दिस कॉन्टिनेंट। जो यूरोप के जो देश थे उन्हें बहुत कम नॉलेज थी इस कॉन्टिनेंट के बारे में। हैंस
प्राय जो अफ्रीका वाज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट, क्योंकि जो अफ्रीका था उसे डार्क कॉन्टिनेंट बुलाया जाता था, कहते थे। द कंडीशन वर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इम्पेरियलिज्म, इसीलिए जो वहाँ की स्थिति थी कि हम अफ्रीका में अपना नियंत्रण कर सकते हैं, साम्राज्यवाद को बढ़ाने की, वो बहुत फेवर हो गई थी, उनके अनुकूल परिस्थितियाँ हो गई थी। एज अ रिजल्ट परिणाम ये हुआ कि आफ्टर 1875 1875 के बाद म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट एमंग द यूरोपियन पावर्स टू गेट मोर एंड मोर कॉलोनीज इन अफ्रीका। जो यूरोप की जो कंट्री थी आपस में ही उनमें संघर्ष होने लगा कि हम अफ्रीका पे, इस क्षेत्र पे नियंत्रण करेंगे, उनमें आपस में ही कोठियाँ बनाने के लिए संघर्ष होने लगा। दिस स्ट्रगल फॉर द डिवीजन ऑफ अफ्रीका अमंग द यूरोपियन पावर्स, ये जो बंटवारा था, ये जो लड़ाई थी वो यूरोप पावर्स के बीच हुई। कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 40 साल तक ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहा। इवेंचुअली द यूरोपियन पावर एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज in all of Africa except for a few reasons। और अंततः क्या हुआ कि जो यूरोप था उसने अपनी कॉलोनी स्थापित कर दी सारे अफ्रीका में, कुछ ही हिस्सों को छोड़कर। इंग्लैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, फ्रांस एंड जर्मनी मेनली पार्टिसिपेटेड इन द पार्टीशन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में अपना अपना अधिकार जमाने के लिए मेनली इन देशों ने भाग लिया। बेल्जियम ने, पुर्तगाल ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया कि हम भी वहाँ पर कोठी बनाएंगे। सबसे पहले इंग्लैंड के बारे में दिया गया है कि इंग्लैंड ने किन किन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया। यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन 1807 AD एंड 1902, 1807 से लेकर 1902 तक इंग्लैंड हैड कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज ऑफ ट्रांसवाल और नटाल एटसेट्रा। ट्रांसवाल और नटाल, इन दो क्षेत्रों पर कंट्रोल कर लिया गया इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड ने उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। दे नेम्ड इट्स साउथ अफ्रीका यूनियन, इनका नाम साउथ अफ्रीका यूनियन था। उसके बाद इजिप्ट, बाय 1915 AD इंग्लैंड हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर इजिप्ट। 1915 में इंग्लैंड ने पूरी तरह से इजिप्ट पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद स्वीडन, इन 1898 1898 ईस्वी में ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न टेरिटरीज बाय फाइटिंग विद सूडान के साथ फाइटिंग करके 1898 में ब्रिटिश ने पूरा नियंत्रण कर लिया। जो नॉर्दर्न जो पार्ट था, नॉर्दर्न जो क्षेत्र था सूडान का, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वेस्टर्न रीजन में इंग्लैंड ग्रेजुअली कन्क्वायर्ड नाइजीरिया, जाम्बिया, गोल्ड कोस्ट एटसेट्रा। फिर बाद में जो इंग्लैंड था उसने अपना धीरे धीरे नियंत्रण, उन पर भी विजय पाली, नाइजीरिया पर, जाम्बिया पर, गोल्ड कोस्ट पर भी नियंत्रण कर लिया। आफ्टर दैट ईस्टर्न टेरिटरीज, और जो ईस्ट की जो क्षेत्र थे उन पर भी, इन द ईस्ट द ब्रिटिश टुक सम एरिया ऑफ केनिया, ब्रिटिश ने इन पर भी नियंत्रण कर लिया, केनिया पर, एंड सोमाली लैंड अंडर देयर कंट्रोल, और केनिया और सोमाली लैंड पर भी अपना नियंत्रण कर लिया इंग्लैंड ने। आफ्टर दैट सेंट्रल पार्ट ऑफ द साउथ, उस साउथ का जो सेंट्रल पार्ट था उस पर भी कंट्रोल कर लिया इंग्लैंड ने। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ इट एस्टेब्लिश अ किंगडम, सेंट्रल पर अपना एक किंगडम स्थापित किया जिसका नाम रोडेशिया रखा गया, एंड टू कंट्रोल ऑफ द नियर बाई रीजन, और उसके आसपास जितने भी क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर लिया। अब जो बताया गया है सेकंड पॉइंट वो है फ्रांस ने किन किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया। फ्रांस एनेक्स्ड पार्ट ऑफ सोमाली लैंड, जो फ्रांस था वो भी जुड़ गया सोमाली लैंड में, उसने भी कुछ हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया। तुनीसिया पर भी और मोरक्को पर भी,
लोकेटेड ऑन द मोरक्को, जो कि लोकेटेड है ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट पर जो सिचुएटेड है मोरक्को, उस क्षेत्र पर भी फ्रांस ने अपना अधिकार कर लिया। इन एडिशन द फ्रांस एनेक्स्ड मेडागास्कर, इसके बाद जो फ्रांस था वो मेडागास्कर, सेंट्रल सूडान एंड कोंगो वैली एंड द आइवरी कोस्ट, फ्रांस ग्यूनिया, पार्ट ऑफ नाइजीरिया एंड द टेरिटरीज ऑफ द सेनेगल, इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार फ्रांस ने कर लिया। इट हेल्प द रूलर ऑफ इजिप्ट इन मेकिंग द सुएज कैनाल, क्योंकि इसने हेल्प की थी, जो इजिप्ट का जो शासक था उसकी हेल्प की थी सुएज कैनाल को बनाने में। जो और देश थे उन्होंने किस तरह से अपना कंट्रोल किया। अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंग्लैंड एंड फ्रांस और इंग्लैंड के अतिरिक्त सम अदर कंट्रीज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, और भी देश होड़ में लग गए, वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और फ्रांस ने बहुत सारे हिस्सों पर विजय पाली थी अफ्रीका के, तो और भी आ गए देश वहाँ पर। अ वास्ट टेरिटरी ऑफ कोंगो का बहुत बड़ा एक क्षेत्र, अंगोला एंड सम टेरिटरी ऑफ ग्यूनिया वर अंडर द अथॉरिटी ऑफ बेल्जियम ने इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। स्पेन ऑक्यूपाइड, स्पेन भी जुड़ा, स्पेन ने स्पेन ग्यूनिया तथा पोर्टुगल ऑक्यूपाइज अंगोला एंड मोजाम्बिक, और जो स्पेन था स्पेन पर भी कब्जा कर लिया गया, स्पेन के कुछ हिस्से पर, एंड पोर्टुगी और जो पुर्तगाल थे उन्होंने अंगोला और मोजाम्बिक पर भी नियंत्रण कर लिया। जो जर्मनी था, जर्मनी टुगेदर विद इंग्लैंड एंड फ्रांस, जर्मनी अब इंग्लैंड और फ्रांस के साथ हो गया था, जुड़ गया था। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, उसने ईस्टर्न पार्ट पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इटली ऑक्यूपाइड 2 डेजर्ट पार्ट, इटली ने 2 जो डेजर्ट पार्ट थे साउथ अफ्रीका के उन पर क्षेत्र पर नियंत्रण किया, सोमालीलैंड पर एंड एरिट्रिया पर। इस प्रकार से मैनी यूरोपियन कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द डिवीज़न ऑफ अफ्रीका, इस प्रकार से जो यूरोप की बहुत सारी जो कंट्री थी उन्होंने साउथ अफ्रीका पर अपना पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया। जो हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेंशन द पॉजिटिव एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म ऑन द कंट्रीज ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी प्रभाव थे साम्राज्यवाद के, उनके बारे में बताइए कि साम्राज्यवाद से नेगेटिव क्या इफेक्ट पड़े और पॉजिटिव क्या इफेक्ट पड़ी। द इम्पेरियलिस्टिक कंट्रोल, जो साम्राज्यवादी जो थे, कंट्रोल हैड ग्रेट इफेक्ट ऑन द कंट्रीज ऑफ नॉर्थ एशिया, उन्होंने अपना जो बहुत प्रभाव छोड़ा वो नॉर्थ एशिया पर, अफ्रीका पर एंड साउथ अमेरिका पर। मोस्ट ऑफ द इफेक्ट वर नेगेटिव, ज़्यादातर जो प्रभाव रहा वो नेगेटिव रहा। इवन टुडे दिस कंट्री, यहाँ तक कि ये देश जो है आज तक भी अभी इम्पेरियलिज्म से फ्री नहीं हुए हैं। हैज़ बीन कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम दीज इफ़ेक्ट, ये अभी भी फ्री नहीं है। दीज वर आल्सो पॉजिटिव, लेकिन इसके साथ साथ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिला कॉमन पीपल पर। जो कोठियाँ बनाई गई थी उनसे जो सामान्य व्यक्ति थे उनको भी बेनिफिट मिला। ऑल दीज इफेक्ट आर गिवन द, इन नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही बताए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉजिटिव इफेक्ट बताऊंगी कि साम्राज्यवाद के पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़े। सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, नंबर 1 है द इम्पेरियलिस्टिक इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म लॉ इन कॉलोनीज। जो कोठियाँ बनाई गई उन्होंने एक लॉ रखा जो कि एक ही प्रकार का नियम वहाँ पर लागू किया गया। इस प्रकार से देयर केम पॉलिटिकल यूनिटी, तो वहाँ पर राजनीतिक एकता वहाँ पर आई उससे। नंबर 2 है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर डेवलप टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ द कॉलोनीज। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी डेवलप किया गया, आने जाने के संसाधन वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप किए गए। जो कॉलोनीज़ वहाँ पर बनी थी अपनी सुविधा के लिए उन्होंने बनाई, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो कच्चा मटेरियल जो था, रॉ मटेरियल वो प्राप्त कर सके, देश के अंदर से वो मंगा सकें अपनी कोठियों तक।
तो इससे जो सामान्य व्यक्ति थे उन्हें भी बेनिफिट मिला। नंबर थर्ड पॉइंट जो है, यूरोपियन कंट्रीज स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन। जो यूरोपीय कंट्रीज थी उन्होंने अपनी शिक्षाओं को, वेस्टर्न एजुकेशन को भी वहाँ पर फैलाया। देयर टू मेक द पीपल ऑफ कॉलोनीज एज वेस्टर्न, जिससे कि वो अपनी कॉलोनी के जो व्यक्ति हैं वो बढ़ा सके, इफेक्ट डाल सके, अपना काम वहाँ करवा सकें वो। बट द पीपल देयर गोट इनडायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम इट, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति थे, जो वहाँ के व्यक्ति थे, वो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें भी किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट मिल रहा था। एंड दे गोट एक्वेंटेड विद मॉडर्न आइडियाज़, और इनसे जो व्यक्ति थे उन देशों के, जिन्हें जिन पे अपनी कोठियाँ बनाई गई थी, जिन्हें गुलाम बनाया गया था, जिनमें अपना साम्राज्य स्थापित किया गया था, वो भी एक नई आइडियाओं से, नए जो विचार थे उनसे परिचित होने लगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, इम्पेरियलिस्टिक पावर सेटअप सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज टू अर्न मोर प्रॉफिट। जो साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ थी उन्होंने अपनी मॉडर्न आधुनिक उद्योगों को उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, जिससे जो इंडस्ट्रियलाइज लेटर बिकेम द बेसिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हेयर, जिससे कि वहाँ पर बाद में औद्योगिकरण वहाँ पर स्थापित हुआ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बताऊंगी। जो साम्राज्यवाद को फैलाने के जो नेगेटिव पॉइंट थे वो क्या क्या थे। सबसे पहले था एंड ऑफ द पॉलिटिकल फ्रीडम। जो राजनीतिक जो स्वतंत्रता थी उसका अंत हो गया। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्री ड्यू टू इम्पेरियलिस्टिक कंट्रोल वाज टेकन अवे। वहाँ की जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी वो छिन गई थी, क्योंकि वहाँ पर साम्राज्यवादियों का नियंत्रण हो चुका था उन एरियो पर, और उन्हें गुलामी की तरह एक जीवन शुरू करना पड़ा। गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री वाज रन अकॉर्डिंग टू द लॉ, और जो सरकार थी वो वहाँ पर अपने नियमों के अनुसार चला रही थी। मेड बाय दोज कंट्रीज, जो जिन देशों ने साम्राज्यवाद स्थापित किया था वो अपनी अकॉर्डिंग वहाँ पर लॉ स्थापित कर रहे थे, नियम चला रहे थे, उनके अकॉर्डिंग ही वो चल रहे थे। दीज लॉ वर नॉट इन एनी वे इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कॉलोनीज। ये नियम कोई नहीं थे, ये नियम वो नियम थे जो वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बनाते थे। नंबर जो सेकंड है वो है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। आर्थिक रूप से पिछड़ापन वहाँ पर होने लगा। सॉरी। द मोस्ट लास्टिंग इफेक्ट ऑफ इम्पेरियलिस्ट, जो सबसे मोस्ट प्रभाव था वो था कंट्रोल वाज द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कॉलोनीज। जो कोठियाँ वहाँ पर बनाई गई थी, जो कॉलोनी, जो उपनिवेशवाद वहाँ पर स्थापित किए गए थे, उससे आर्थिक पिछड़ापन होने लगा। द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनीज केम अंडर द कंट्रोल ऑफ इम्पेरियलिस्टिक कंट्रीज। जो साम्राज्यवादी जो देश थे उन्होंने अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज थी उन देशों की, उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया था। दे बिगेन टू एक्सप्लॉइट देम, और वहाँ के लोगों को शोषित करना शुरू कर दिया, और जो नेचुरल सोर्सेज थे उनका भी शोषण करना, मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। दे डिस्ट्रॉय द लोकल इंडस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने वहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री उद्योग होते थे उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया अपने इंटरेस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, इंडिया कंटिन्यू टू द एक्सपोर्ट टेक्सटाइल फॉर सेंचुरीज। एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं कि जैसे कि भारत में पहले से ही शताब्दियों से ही कपड़ा बनता रहा था। कॉटन उद्योग हमारे यहाँ पर बहुत फेमस था हमारे भारत में। बट ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द इंडस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ने अपनी कोठियाँ यहाँ पर बनाई, व्यापार करना शुरू किया, इट स्टार्टेड इम्पोर्टिंग ब्रिटिश क्लोथ, उन्होंने शुरू कर दिया अपने ब्रिटिश क्लोथ शुरू कर दिए इम्पोर्ट करने। द इम्पेरियलिस्टिक कंट्रीज आल्सो चेंज द एग्रीकल्चर ऑफ दीज कंट्रीज अकॉर्डिंगली। साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपनी जो हमारे देश की जो खेती थी उन्हें बदलना शुरू कर दिया। अब वो उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पर कृषि करने लगे। नाउ सच क्रॉप्स वर ग्रोन फ्रॉम विच द ब्रिटिश कुड गेट रॉ मटेरियल। अब जो ब्रिटिश थे वो उस खेती को करते थे यहाँ पर जिससे कि उन्हें कच्चा मटेरियल मिल सके, कच्ची सामग्री मिल सके। दे कुड बी एक्सपोर्टेड, जिससे वो भेज सके कच्ची सामग्री, एंड अदर नेसेसरी गुड, और उनके जितने भी सामान होते थे कुड
be brought for themselves. In addition, many of the fertile land of the colonies were taken. और हमारे देश में जितने भी फर्टाइल लैंड थे, जितने भी उर्वरक जो भूमि थी वो ले ली गई उनके द्वारा, अंग्रेजों ने वो छीन ली लोगों से बाय द यूरोपियन फॉर प्लांटेशन, और अपने बागानों को वहाँ पर प्लांटेशन लगा दिया उन्होंने ताकि वो बेनिफिट कमा सकें। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, इसका परिणाम क्या हुआ कि कॉलोनीज वर बैडली लेफ्ट बिहाइंड, और जो बेचारे हमारे देश के जो व्यक्ति थे वो पीछे रह गए, आर्थिक स्थिति में कमज़ोर होते चले गए। देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बुरी तरह से गरीबी बढ़ने लगी और बेरोजगारी बढ़ने लगी। जो लास्ट पॉइंट है वो है नेगेटिव का, बिगनिंग ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जब साम्राज्यवाद बढ़ा हमारे भारत में, जैसे कि हम कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार आई, उन्होंने नस्ल भेदभाव करना शुरू कर दिया। इम्पेरियलिज्म आल्सो गेव राइज टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो साम्राज्यवाद था उसने भेदभाव को जन्म दिया, नस्ल भेदभाव को जन्म दिया। इन इम्पेरियलिस्टिक कंट्री, जो साम्राज्यवादी देश थे, आइडिया वाज स्प्रेड, ये विचार फैला दिए उन्होंने नस्ल भेदभाव के, दैट वाइट रेस वाज सुपीरियर, कि जो गोरे व्यक्ति होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, एंड गॉड हैड क्रिएटेड इट, और उन्हें भगवान ने बनाया है, उनका ही रूल चलेगा संसार में। इंस्पायर्ड बाय दिस आइडियोलॉजी, इस आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर द वाइट रूलर्स, जो व्यक्ति थे, जो ब्रिटिशर थे या फिर जो गोरे लोग जो भी थे, वो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द लोकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलोनीज। जहाँ भी वो कोठियाँ बनाते थे वहाँ के व्यक्तियों पर दुराचार करते थे, शोषण करते थे उनका, उनके साथ भेदभाव करते थे, एंड कंसिडर देम टू बी इन्फीरियर, और उन्हें हीन समझते थे वो। द रोस्ट इफेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ रेसिज्म वाज ऑन साउथ अफ्रीका। सबसे ज़्यादा जो इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा इस नीति का वो था साउथ अफ्रीका में, वेयर द इंटरएक्शन ऑफ वाइट एंड ब्लैक वाज आल्सो अ क्राइम। वहाँ पर जो एक गोरे और काले लोगों का जो एक टकराव होता था उसे क्राइम माना जाने लगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।